गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आपकी प्रतिक्रिया बढ़ रही है, खुशी है, आनंद है। सब्सक्राइबर की संख्या आप लगातार बढ़ाइए, यही उम्मीद है। और आने वाले समय में ये वीडियो और ये चैनल पॉपुलराइज होना चाहिए ताकि मैं आपको लगातार अपनी सेवा, अपना ज्ञान बांटता रहूं और एक बेहतरीन चैनल के माध्यम से आपको निरंतर फ्री में ज्ञान का एक बंडल, प्रश्नों का दायरा, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका और देहाती भाषा में समझने का एक बेहतरीन वीडियो लगातार मिलता रहे। बस शर्तें है कि आप लगातार इस चैनल को बनाएं, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच बांटें। चलिए, आज का सेक्शन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जनरली स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के लिए और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो युवाएं जो मेरी तरह हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित रूप से इन्हें बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चक्रवात से संबंधित है। आप लोग चक्रवात के बारे में बहुत सुनते हैं, जानते हैं। दो प्रकार का साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलिए, चक्रवात से संबंधित रिसेंट घटना में एक प्रश्न है कि चक्रवात के बारे में विचार कीजिए। उष्ण महासागरीय सतह के अभाव में चक्रवात महासागरों में और भी अधिक तीव्र नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उष्ण महासागरीय सतह के अभाव में चक्रवात महासागरों में और भी अधिक तीव्र नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हिंद महासागर में लगातार चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के में कम से कम एक सप्ताह के अंतराल की आवश्यकता होती है। मतलब कहना चाहता है कि हिंद महासागर में लगातार अगर चक्रवात बनता रहे, इसके लिए शर्त यह है कि जो अनुकूल परिस्थितियां है कम से कम एक सप्ताह तक की अंतराल की जरूरी होती है, एक सप्ताह तक बना रहना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है कि जो इनहेलेशन होता है, पानी का ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, जो जिसको हिंदी में कहते हैं उदवेलन, ठीक है, उदवेलन मतलब सीधा सीधा अफहेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, अफहेलेशन। ओके, जो समझते हैं अफहेलेशन मतलब सीधा सीधा नीचे का ठंडा पानी ऊपर में आना, दैट इज कॉल्ड उदवेलन। उदवेलन वह प्रक्रिया है जिसमें गहन महासागर का ठंडा जल ऊपरी महासागर की सतह पर बहने लगता है। हालांकि मैंने इसके बारे में बता ही दिया। तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आप समझ चुके होंगे। पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जहां सोचिए कि अनुकूल परिस्थितियां कम से कम एक सप्ताह तक बरकरार रहे, इसकी अंतराल की जरूरत है, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? जी नहीं। तो ऑप्शन 1 और 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, चक्रवात बुरेवी, एक चक्रवात है बुरेवी। ये कन्याकुमारी और पम्बन तट के निकट अभी हाल में आया था, ठीक है। पम्बन तट के निकट बुरेवी नाम का एक चक्रवात है। लिख देगा सिंपल क्वेश्चन, बुरेवी क्या है इनमें से? तो चक्रवात है, ध्यान रहे, ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पिछले 10 दिनों के भीतर यह तीसरा चक्रवात था। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हाल ही में निवार चक्रवात, आप जानते हो कि निवार चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। उसके कारण बहुत सी अस्थिर समुद्री परिस्थितियां पैदा हो चुकी थी। निवार के द्वारा क्या हुआ? निवार के द्वारा उद्वेलन की क्रिया हुई, चक्रवात बुरेवी की तीव्रता सीमित हो गई। और अगर उद्वेलन की क्रिया होगी तो देखिए, उष्ण कटिबंध चक्रवात जनरली उसके लिए जो हॉट वाटर बहुत जरूरी है, लेकिन जब उद्वेलन होता है तो समुद्र का जो अंदर का जो पानी होता है वो ऊपर आता है, तो स्वाभाविक है ठंडा पड़ जाएगा। और जैसे ठंडा पड़ जाएगा, चक्रवात का जो नॉर्मल कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम टेम्परेचर है, वो तो उसको मिल नहीं पाएगा। इसलिए निवार के चक्रवात आने के कारण इस चक्रवात ने क्या किया, उसकी तीव्रता अर्थात बुरेवी चक्रवात की तीव्रता को डाउन कर दिया। ओके, जब समुद्र के एक ही क्षेत्र में इस तरह की लगातार अगर प्रणालियां विकसित होती रहे तो पहले आने वाली जितनी भी प्रकार की उद्वेलन की क्रिया हुई है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि महासागरीय सतह का जो ठंडा जल है वो जल ऊपरी सतह के चारों तरफ फैलने लगता है, बहने लगता है। उस महासागरीय सतह के अभाव में, अगर महासागर उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, हीटेड नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वाला है, तो चक्रवात और अधिक तीव्र नहीं हो पाएगा। चक्रवात की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी या वो धीमा पड़ जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंध चक्रवात, दूसरा होता है समशीतोष्ण चक्रवात कहिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहिए। देखिए, उष्णकटिबंध चक्रवात बहुत ही विनाशकारी होते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसका प्रभाव बहुत ही विनाशक होता है। खास करके आप देखते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंध चक्रवात आते हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। लगभग औसतन हर साल 3 से 4 चक्रवात आते ही हैं।
लेकिन इस 2020 और 19 से लेकर 2020 के दरमियान में अरब सागर में चक्रवातों की संख्या मतलब लगातार बहुत लंबे समय के बाद अरब सागर में चक्रवातों की संख्या जो है बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की संख्या से ज्यादा पाई गई। तो इसका सबसे बड़ा, जैसे आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया, ब्राजील के जंगलों में भारी आग लग गई। तो इसके कुछ गहन परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या इसका और भी कारण है? जी हाँ, इसका और कारण है इंडियन ओशन डायपोल को आप समझिए। इंडियन ओशन डायपोल भी ये चक्रवात को प्रभावित करता है, हमारे देश की मानसून को प्रभावित करता है। तो इंडियन ओशन डायपोल जो होता है, जैसे आपको पता होगा इंडियन ओशन डायपोल का मतलब हिंद महासागर का दो छोर, एक पूर्वी एक पश्चिमी, तो दोनों छोरों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस, जब टेम्परेचर का अंतर पैदा होता है, तापांतर पैदा होने के कारण दाबांतर पैदा होता है। और दाबांतर मतलब उच्च दाब और निम्न दाब। आप समझिए जहां पर उच्च दाब है, उच्च दाब वाली क्षेत्रों में वायु जो होती है नीचे बैठती है, इसलिए दबाव बढ़ जाता है, और नीचे उतरती वायु जो होती है वर्षा के लिए कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं बनाती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर समझ लीजिए कि पूर्वी अगर आपका पूर्वी देखिए भारत अगर ऐसे है, तो भारत का जो ये पूर्व हिंद महासागर जो है, जहां पर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा कहना है कि सोमालिया के पास का जो आसपास का क्षेत्र है, वहां का अगर पानी बहुत गर्म है तो उसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। मतलब उससे क्या होगा, मानसून को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा और मानसून तीव्रता से भारत की ओर प्रवेश करेगा। लेकिन नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल के कारण मानसून थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह लालीना का कंसेप्ट समझिए, एल नीनो का कंसेप्ट समझ जाइए, इंसो का कंसेप्ट समझ जाइए। ये छोटी छोटी बातें जो भौगोलिक दृष्टिकोण से और खास करके ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे पेड़ पौधों का विकास होता जाता है, वे उन पर्यावरण परिस्थितियों की जानकारी अपने वार्षिक विकास के छल्लों में, जैसे पेड़ का अगर जो लकड़ी कटता है तो उसके छल्लों में उसके जो दरारें गोल गोल जो छल्ले होते हैं उसमें वो संग्रहित करते जाते हैं। मतलब जितना जान लीजिए कि पेड़ पौधे जितना वृद्धि करेगा, विकास करेगा, उनके जो उस पर्यावरण, जिस पर्यावरण में वो जिए हैं, जिस पर्यावरण में उनका विकास हुआ है, उनका वृद्धि हुआ है, उनके जो गुणधर्म है वो उनके छल्लों में दिख जाएगा। छल्लों की जानकारी से, छल्लों की आकार से, छल्लों की संख्या से आप उनकी मतलब उस पर्यावरण की परिस्थितियों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इज इट राइट? ओके। दूसरा है कि मिट्टी की नमी अधिक होने पर पेड़ों के छल्ले के दौरान व्यापक और गहन हो जाते हैं, मतलब मोटा मोटा हो जाता है। ऐसा सही है क्या? मतलब मिट्टी में नमी की मात्रा या आसपास के वातावरण में नमी की मात्रा या भारी बारिश की मात्रा क्या छल्ले की गहनता को दिखाता है, या गहनता छल्ले की गहनता यह हमें बताती है कि उस समय पर्यावरण जो होगा बहुत ही मतलब कह सकते हैं नमी वाला होगा। इज इट राइट? बताइए विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप समझ सके हैं कि बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल ही आप समझ चुके हैं कि दोनों के कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेट्स सी अबाउट, आप देखिए पेड़ पौधों के जो छाल होते हैं, जो लकड़ी कटती है उसमें आप गोल गोल जो दरारें देखते हैं उसको छल्ला बोलते हैं। ठीक है, वलय, ये जो वलय पड़ता है, ये जो रिंग्स जो आकार बनते हैं छल्लों में, उससे हमको उस समय की परिस्थिति की जानकारी, उस समय के पर्यावरण की अनुभूति हो सकती है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वलय, विद द नंबर ऑफ रिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट्स। ठीक है, आई मीन इन ट्रीज, हम लोग उस ट्री में पड़ने वाले बलों की संख्या से, उनकी गहनता से, उनकी मोटाई से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जानिए, मिट्टी की नमी अधिक होने पर, मिट्टी की जब नमी अधिक होगी तो पेड़ों के छल्लों वर्षों के दौरान, उस वर्षों के दौरान जब मिट्टी में नमी थी उसमें से उस समय क्या हुआ, व्यापक गहन हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक छल्ले अधिक वर्षा और उच्च नदी में पानी की मात्रा को दिखाता है। मतलब अगर आप छल्ले मोटे देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, गहन देख रहे हैं किसी पेड़ पौधे में, उस आसपास के वातावरण में, और वहां पर अगर पेड़, वहां से किसी, अगर मानते, इसका एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान से जो कटाया गया लकड़ी है, उस लकड़ी में पड़े छल्लों की संख्या से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ का वन है। मतलब आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर छल्लों की संख्या ज्यादा है, गहन है, इसका मतलब वहां पर भारी वर्षा हुई होगी, नमी की मात्रा ज्यादा हुई होगी, नदियों में पानी बहुत ज्यादा होगा। ओके। दूसरा, जैसे जैसे पेड़ वृद्धि करते हैं वे उन पर्यावरण परिस्थिति की जानकारी अपने वार्षिक विकास के छल्लों में जमा करते, स्टोर करते चले जाते हैं। ठीक है, शुष्क मानसून के वर्षों में क्या होता है, सूखे मौसम में कम वृद्धि करते हैं पौधे, तो कम वृद्धि करेंगे और संकीर्ण छल्ला, छोटा पतला छल्ला बनेगा, छोटा छल्ला बनेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि उस समय शुष्क वातावरण रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा के संदर्भ में। एक सींग वाले गेंडे के बारे में विचार करना आपको। एक सींग वाला गेंडा भारतीय कंटिनेंट यानी उपमहाद्वीप का मूल प्रजाति है। क्या ये सही है कि क्या एक सींग वाला गेंडा भारतीय मूल प्रजाति से ही पैदा हुआ है? दूसरा है कि एक सींग वाला गेंडा आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध है। एक सींग वाला गेंडा आईयूसीएन, यू नो अबाउट दैट, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। ठीक है, तो क्या उसके जो सूची रेड लिस्ट जो डेटा प्रकाशित किया था उसमें वो वल्नरेबल कैटेगरीज में है? तीसरा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
में विश्व में ग्रेटर एक सींग वाला गेंडे का घनत्व सर्वाधिक है। काजीरंगा में क्या एक सींग वाला गेंडा सबसे ज्यादा है? विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? यू नो अबाउट दैट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट दैट कि भारतीय उपमहाद्वीप में ही ये एक सींग वाला गेंडा पैदा हुआ। दूसरा, ये एक सींग वाला गेंडा जो आयुसीन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरीज में है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में ग्रेटर एक सींग वाला गेंडा सबसे ज्यादा है, इट इज नॉट राइट। ठीक है, काजीरंगा में नहीं बल्कि पोबितोरा में है। ठीक है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब लगभग बराबर है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, एक सींग वाले गेंडे भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति है, जैसा कि बताया गया है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरीज में रखा गया है। पोबितोरा के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में भारतीय एक सींग वाले गेंडों के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है, जो विश्व में महान एक सींग वाले गेंडों के 2/3 आश्रय स्थल है। 2/3 आश्रय स्थल है, मतलब 66% से अधिक जनसंख्या वहीं पर रहती है। एक सींग वाला गेंडा, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वन्यजीव प्रजाति कब माना जाएगा? भारत में किसे और कब विदेशी प्रजाति माना जाता है? वन्यजीव प्रजाति। पहला कंडीशन है कि वन्यजीव और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजातियों में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, जिसको साइट्स कहा जाता है, के प्रशिष्ट 1, 2 और 3 के तहत सूचीबद्ध वन्यजीव। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल हो वो प्रजाति। और तीसरा ऑप्शन नहीं है, बस 2 ही ऑप्शन। तो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसे हम बता सकते हैं कि इसका पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव प्रभाग ने विदेशी वन्यजीव प्रजातियों के आयात और निर्यात को रेगुलेट करने के लिए कुछ नए नियम प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी भारी मात्रा में खरीद फरोख्त होता है, जंगली जानवरों का, मतलब गैर कानूनी ढंग से आयात निर्यात होता है। तो उसमें एक तरह से कंट्रोल लाने के लिए, एक तरह से रेगुलेट करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव विभाग को एक नोटिस भेजा है। नए नियम के तहत क्या है कि वन्यजीव और पक्षियों के मालिकों को भी अपने राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के साथ अपने स्टॉक के साथ पंजीकृत करना जरूरी हो गया। हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि विदेशी वन्यजीव प्रजाति का मतलब यह है कि वन्यजीव प्रजाति और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन बना है, जिसको साइट्स कहा जाता है, उसके प्रशिष्ट 1, 2, 3 के तहत वो लिस्टेड होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग विदेशी वन्यजीव प्रजाति कहेंगे। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों को शामिल प्रजातियां नहीं है। ध्यान रहे, 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें जो लिस्टेड जो जानवर है या जो भी प्रजातियां शामिल है, उसको हम लोग विदेशी प्रजातियां नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में बहुत रहा है थारू जनजाति। ये मुख्य रूप से किस राज्य से बिलोंग्स करती है या कहाँ, मतलब किस क्षेत्र में बिलोंग्स करती है? तराई निम्न भूमि से, पश्चिमी घाट से, पूर्वोत्तर भारत से या बस्तर के क्षेत्र से? जानते हैं कि थारू जो जनजाति है यह मुख्य रूप से कहां से बिलोंग्स करती है? तो ये तराई निम्न भूमि से बिलोंग्स करती है, जो शिवालिक और जो लघु हिमालय का जो बेल्ट होता है, जहाँ शिवालिक जो सबसे नीचे है और लघु हिमालय उसके ठीक ऊपर है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के जो बीच का जो क्षेत्र है, उसमें जो थारू समुदाय के लोग तराई निम्न भूमि में निवास करते हैं। और यह जो नेपाल और भारत दोनों में निवास करते हैं। ठीक है, थारू ये ज्यादातर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार में भी निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि थारू सब की उत्पत्ति जो है वो मतलब थेरवाद, जो बौद्ध धर्म का थेरवाद है, उससे बिलोंग्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कार्बन के संबंध में। ब्लैक कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ब्लैक कार्बन, पहला ऑप्शन है कि ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ का एक घटक है जो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होता है। मतलब जब आप बायोमास को, जीवाश्म ईंधन को, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, पेट्रोल इत्यादि को अगर जब मतलब आधा जलाइए, अपूर्ण जलाइए, पूर्ण तरह से परफेक्ट नहीं जलेगा, तब ब्लैक कार्बन की उत्पत्ति होती है। इज इट राइट? सेकंड ऑप्शन है ब्लैक कार्बन बर्फ पर जमने से बर्फ के एल्बिडो को बढ़ा देता है। बाद में बताऊंगा एल्बिडो क्या होता है। पहले ये समझिए कि ब्लैक कार्बन जब बर्फ पे जमेगा तो क्या उसके एल्बिडो बढ़ जाएंगे। तीसरा है कि उष्ण कटिबंध में मिट्टी में ब्लैक कार्बन मिट्टी की उर्वरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यू नो अबाउट दैट ब्लैक कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही घातक है। फिर भी इसका उपयोग हो रहा है, मतलब बहुत से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। रही बात अपूर्ण दहन से बनता है ब्लैक कार्बन, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एल्बिडो वास्तव में ये उल्टा होता है। जब ब्लैक कार्बन बर्फ की सतह पर पड़ेगा तो बर्फ जो होगा थोड़ा सा अवशोषक सतह बन जाएगा। और एल्बिडो का मतलब होता है कि कोई वस्तु पर गिरने वाला सूरज का प्रकाश की कितनी मात्रा वापस लौट जाती है।
दैट इज कॉल्ड अल्बिडो। अल्बिडो का कंसेप्ट यह है कि अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा का कितना हिस्सा वापस परावर्तित हो जाता है उस वस्तु का, वो अल्बिडो है। जैसे आपको बर्फ का एल्बिडो, घास का एल्बिडो, चट्टान का एल्बिडो, रेगिस्तान का एल्बिडो, उसका एक सीरीज आपको याद करना पड़ेगा किसका सबसे ज्यादा होता है। बर्फ का सबसे ज्यादा होगा तब जब वो सफेद होगा, और बर्फ तो सफेद ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पर अगर काला सतह जम जाए, ब्लैक कार्बन जाए तो उसकी एल्बिडो की सतह जो होगी वो थोड़ा घट जाए, एल्बिडो जो है वो घट जाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। लेट्स सी अबाउट ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ है, छोटा छोटा पदार्थ होता है, बहुत ही छोटा छोटा पदार्थ है एकदम, ठीक है। ब्लैक कार्बन कई मतलब शुद्ध रूप कार्बन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं अप्रूव ही कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अप्रूव। अप्रूव तो तीन ही प्रकार का है, आप जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल। इसके अलावा बैकमिनिस्टर फ्लोरीन्स ये सब और ग्राफाइन्स, ये सब कार्बन के छोटे छोटे अप्रूव है। लेकिन ब्लैक कार्बन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एलोट्रॉप्स। ओके, एलोट्रॉप से दूसरा घटना है। जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से ये निकलता है, और मानव जनित और प्राकृतिक दोनों द्वारा निकलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के द्वारा इसे पैदा किया था, ज्वालामुखी चट्टानों के फटने से और भी बहुत प्रकार के प्रक्रियाओं से ये निकल सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि ब्लैक कार्बन की उत्पत्ति केवल और केवल मानव जनित नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक जनन भी होता है। ब्लैक कार्बन मानव में रुग्णता और मृत्यु दर का कारण भी बन रहा है, मतलब लगातार इस बीमारी पैदा हो रही है। जलवायु विज्ञान में ब्लैक कार्बन जलवायु परिवर्तनकारी एक कारक है, मतलब जलवायु को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके बर्फ पर जमा होने वाले एल्बिडो को कम करके पृथ्वी को गर्म बना रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा अहम रोल ब्लैक कार्बन का है। ब्लैक कार्बन वायुमंडल में कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रह सकता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 100 से अधिक वर्षों तक वायुमंडल में रह सकती है। मतलब ब्लैक कार्बन सप्ताह तक है, मतलब कुछ ब्लैक कार्बन शॉर्ट अवधि तक वातावरण रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो 100 साल तक रह सकता है। ब्लैक कार्बन शब्द का उपयोग मृदा विज्ञान, भू विज्ञान में भी किया जाता है। विशेष रूप से उष्ण कटिबंध क्षेत्र में मिट्टी में ब्लैक कार्बन उपजाऊ क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में उसे सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट इनमें से कौन संस्था के द्वारा निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD। तीसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। और चौथा है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन ये रहे, और क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? तो इसका सही जवाब है CBD, ठीक है। CBD संयुक्त राष्ट्र का जो जैव विविधता सम्मेलन है वो निकालता है। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन CBD, ठीक है, हाल ही में निकाला गया है उसके द्वारा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट या आउटलुक रिपोर्ट। 5वां संस्करण है, जो दुनिया भर में प्रकृति की स्थिति का, मतलब प्रकृति वातावरण में क्या चेंजिंग हो रहा है, नेचर में क्या बदलाव हो रहा है, उसकी स्थिति में क्या, मतलब महत्वपूर्ण मनुष्यों का क्या रोल रहा है। रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, जो जैव विविधता के महत्व और भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए, जैव विविधता की रक्षा करने के लिए एक तरह संकेत कर रहा है कि अगर जैव विविधता को नहीं बचाया जाएगा, जिस तरह से महामारियां बढ़ रही है, अगर जैव विविधता को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो आने वाले समय में और भी महामारियां पैदा हो सकती है। तो ग्लोबल, ठीक है, बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? ये CBD के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि से संदर्भ में, उसके क्वेश्चन बनाए गए कि आर्द्र भूमि के रिस्पेक्ट में। आर्द्र भूमि, भारत में आर्द्र भूमि को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, विनियमित किया जाता है। इज इट राइट? दूसरा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल एक स्वतंत्र, एक गैर लाभकारी, एक वैश्विक संगठन है जो लोगों को और जैव विविधता और के लिए आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने में और उसको बहाल करने में एक तरह से कार्य करता है। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आर्द्र भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमि होती है। ये पृथ्वी के 2 से 3% हिस्सा में आर्द्र भूमि जो फैली हुई है, ये मतलब बहुत से जीव जंतुओं का एक तरह से पर्यावास है। खास करके आर्द्र भूमियां होती हैं, जो खास करके जो विदेशी प्रजातियों के पशु पक्षी जो प्रवास करते हैं यहाँ पर, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए रामसर कन्वेंशन एक कन्वेंशन है 1971 में इसको मतलब साइन किया गया था। और प्रति साल 2 फरवरी या 4 फरवरी, शायद 2 फरवरी को शायद वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला तो बिल्कुल गलत है कि आर्द्र भूमि को जो रेगुलेट किया जाता है वो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है 2017 का एक्ट है, ना कि 2000
1986 का, ठीक है। आर्द्र भूमि को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम है 2017 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका एक नया संस्करण निकाला गया है। वेटलैंड इंटरनेशनल से पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में जो आर्द्र भूमि है उसमें बैकवाटर, लेगून, क्रिक और एस्चुरी आर्द्र भूमि की परिभाषा से हटा दिया गया है। बैकवाटर, एस्चुरी, लेगून ये सब अब आर्द्र भूमि के कैटेगरीज में नहीं आते, पहले आते थे अब नहीं आते हैं, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जो लोगों और जैव विविधताओं के लिए आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उसको बहाल करने के लिए कार्य करता है। और यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र वैश्विक संगठन है जिसमें दुनिया भर के तमाम सरकार, गैर सरकारी संगठन के लोग उसमें समर्थन करते हैं। ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो बिकॉज वीडियो अगर जितना लंबा होता है लगता है व्यूअर्स उतने कम मिलते हैं अगर मैं वीडियो को संक्षिप्त रखूंगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा एक मतलब शॉर्टकट का तरीका नहीं हो सकता है। शिक्षा के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए और बोरिंग नहीं बल्कि इसको इंटरेस्टेड वे से लेना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट वीडियो बना दूं, छोटा छोटा 2-5 मिनट का वीडियो, तो उसमें आपको कुछ जानकारी दे नहीं पाऊंगा। इसलिए कम से कम 30 मिनट का वीडियो एटलीस्ट तो बनेगा ही। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे आगे बढ़ाइए। और उसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि बिना बताए आपको मैं अपने ऊपर सुधार तो कर नहीं पाऊंगा। तो आपका जो कमेंट है वो वेलकम योग्य है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।